आज हम लोग गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौर्य वंश में कुछ टॉपिक रह गए हैं जो बाद में पढ़ाए जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त था, जो 275 ईस्वी से 290 ईस्वी तक शासन किया था। अब प्रश्न उठता है, गुप्त वंश का शासनकाल कितने से कितने समय तक था? तो गुप्त वंश का शासनकाल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य तक था। पहला शासक श्री गुप्त था, या कहें कि संस्थापक गुप्त वंश का श्री गुप्त था, जिसने 275 ईस्वी से 290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा प्रमुख शासक घटोत्कच था, जो 290 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 350 ईस्वी तक शासन किया। चौथा शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अन्य प्रमुख शासकों में कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त आदि थे। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी और गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था, जो भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। गुप्त वंश के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनमें प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहले हम कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम से और अन्य कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और रघुवंशम इत्यादि पुस्तकों से गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक इतिहास जानने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त काल का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, शांति व्यवस्था की क्या कंडीशन थी। ये हमें इन सभी पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्त और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र से भी गुप्त काल के राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल के बाद में चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल के बारे में चीनी यात्री फाहियान और फाहियान जानकारी देते हैं। फाहियान 399 ईस्वी में भारत आए और इस गुप्त वंश के शासन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे और यहाँ के समाज, प्रशासन, धर्म, इतिहास, संस्कृत और कला के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। वेनसांग जो हमें ये भी बताते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ तक था, किस बौद्ध में कितने शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, कौन सी बौद्ध परंपराओं में या बौद्ध मठों की स्थिति अच्छी थी, ये सब ये बताते हैं। इसके साथ ये भी बताते हैं, कुछ इससे जानकारी प्राप्त होती है कि भूमिदान की परंपरा भी यहाँ धीरे धीरे शुरुआत होने लगी थी। कुछ बौद्ध मठों को भूमिदान कुछ न कुछ कहीं न कहीं से मिला था, ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। और पुरातात्विक साक्ष्यों में से एरण अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख है जिसमें जो है भानुगुप्त द्वारा भूमिदान दिए जाने का पहला अभिलेखी प्रमाण इसी काल में हमें मिलता है। गुप्त वंश को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लेख से और उदयगिरि प्रशस्ति से और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख से और भीतरी लेख से जानकारी प्राप्त होती है। हम समझते हैं क्या है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। विश्व में शायद संभवतः यह पहली बार है किसी शासक द्वारा, एक राजकीय शासक द्वारा, राज्य द्वारा एक नहर निर्माण के पुनरुद्धार किए जाने का अभिलेखी प्रमाण मिलता है पूर्ण रूप से, कि जो नहर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी वो इस काल में आते आते जर्जर हो जाती है और उसको पुनरुद्धार जो है वो जो स्कंदगुप्त के जो वहाँ के राज्यपाल थे उनके द्वारा कराया जाता है। इस संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी लेख से भी जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तों का राजकीय धर्म वैष्णव था या भागवत धर्म था, क्योंकि वो ज़्यादातर इन्होंने वैष्णव धर्म के मंदिरों का निर्माण कराया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और लिच्छवियों का अधिकांश भूभाग प्राप्त कर लेते हैं और 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम अपने मरने से पहले अपना युवराज समुद्रगुप्त को घोषित करते हैं। प्रशस्ति के लेखक
हरिसेन के अनुसार प्रयाग प्रशस्त के लेखक हरिसेन थे, जो जिनके अनुसार वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के विषय में ये जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, इसका जो है अभिलेखी साक्ष्यों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह गद्य और पद्य दोनों भाषा में मिलता है और ये इसमें चंपू शैली का प्रयोग किया गया। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त द्वारा किए गए युद्ध और उसके विजयों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में वर्तमान में 24 श्लोक हैं और 13वीं और 14वीं पंक्ति से आर्यावर्त के प्रथम अभियान का उल्लेख मिलता है। आर्यावर्त के तीन राजाओं को चंद्रगुप्त पराजित करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की 9वीं और 20वीं पंक्ति से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करते हैं। इसके गुप्तकालीन इतिहास में ग्रहण कर मोक्षानुग्रह समुद्रगुप्त द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण करने का भी उल्लेख मिलता है। इसने राजा महेंद्र को पराजित किया। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बनते हैं, लेकिन रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके शासन किया या राजगद्दी प्राप्त की। तो इस संदर्भ में हमें और कुछ समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। इसने कुछ नई नीतियां चलाई, जैसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति चलाई थी। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति ऐसी थी कि किसी साम्राज्य को जीतकर और उसको तुरंत जब वो साम्राज्य जीत लें तो उसके बाद उस राजा को वापस कर दें। उसमें कर और कन्या का मतलब होता है कि वो राजा महाराजा जो जिस साम्राज्य को आप विजित करते हैं उस साम्राज्य के किसी लड़की से या कन्या से शादी जो है युवराज या किसी अन्य शासक की किसी अन्य लोगों की कर दी जाती थी राज परिवार से। इससे क्या होता था कि वो हमेशा के लिए उस साम्राज्य का मित्र बन जाता था, शत्रु नहीं होता था। इससे ये फायदा हुआ समुद्रगुप्त के लिए कि जो एक बड़े साम्राज्य में हम हर जगह जो है आपको हर लोगों से लड़ाई करने के लिए संसाधन बड़े पैमाने पर नहीं लगाने पड़े। जैसा कि हम जानते हैं कि इसी प्रकार की नीति जो है अशोक ने इसी प्रकार की नीति जो है अकबर ने अपनाई थी, और अकबर जो है इसी वैवाहिक संबंधों के आधार पर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण अकबर ने किया था। अब दूसरा प्रमुख शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कई उपाधियां थी, जैसे देवराज, परम भागवत, विक्रमादित्य, महाराजाधिराज आदि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय वैवाहिक संबंध स्थापित समुद्रगुप्त के समान चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जो है वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करते हैं और विक्रमादित्य के दरबार और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करते हैं। पराजित करने के पश्चात जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें नवरत्न कहते हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि इस चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाए। स्वर्ण युग के लिए कुछ आवश्यक मापदंड थे, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में समृद्धि प्राप्त की गई हो। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 375 से 415 ईस्वी लगभग जो है 40 साल तक जो है साम्राज्य विस्तार भी हुआ। इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ और विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर मंदिर निर्माण कार्य भी इन्हीं के काल चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही प्रारंभ हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में प्रमुख नवरत्न इस प्रकार हैं: कालिदास, क्षणपक, घटकरपर, बैताल भट्ट, बराहमीर, अमर सिंह, शंकु, वरुच, धन्वंतरी। कालिदास के समय में संधि विग्रहित सचिव पद पर वीरसेन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बनते हैं और इनके समय में बिहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जिसमें चीनी यात्री वेनसांग 6 वर्षों तक अध्ययनरत रहता है। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने का श्रेय बख्तियार खिलजी को प्राप्त होता है।
स्कंदगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त थे, जिनके समय में हूणों का आक्रमण होता है और हूण नेता तोरणमल और मिहिर कुल द्वारा इसे गुप्त साम्राज्य को तहस नहस करने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में प्रमुख रूप से मंदिरों का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण होता है। तो बीटीसी के पेपर में या अन्य जगहों पर ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मंदिर निर्माण की दो प्रमुख शैलियाँ थी, एक तो नागर शैली, एक द्रविड़ शैली। तो जो गुप्तकालीन मंदिर हैं अधिकांशतः नागर शैली में बनाए गए हैं। प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं: देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी के ललितपुर जिले में है, भूमरा का शिव मंदिर एमपी के सतना में है, सिरपुर का मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में है, तिगवा का मंदिर एमपी के जबलपुर में है, सांची का मंदिर एमपी के रायसेन जिले में है, एरण का मंदिर एमपी के सागर में है, भीतरगांव का मंदिर यूपी के कानपुर में है। कला के निर्माण में कला के सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में इस काल में कुछ गुफाओं का भी निर्माण हुआ, जिसमें प्रमुख है अजंता की गुफा और बाघ की गुफा। अजंता से हमें 29 गुफाएं मिलती हैं और बाघ से हमें 9 गुफाएं मिलती हैं। अजंता में ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है, जिसमें प्रमुख है कि रानी माया देवी और जो बुद्ध के गृह त्याग का और बुद्ध द्वारा धम्म पद प्रदर्शन करने का और धर्मचक्र प्रवर्तन का मुद्रा का इत्यादि मुद्राओं का अंकन किया गया है। साथ ही बाघ की गुफा में जो है ज़्यादातर लौकिक दृश्यों का चित्रण किया गया है। यह गुप्त काल संबंधित प्राथमिक मंदिर जो है इसी हिसाब से बनते थे, जिसमें सबसे प्रमुख आधार तल था, इसके बाद ये जंगा या बाढ़ बनती थी, फिर ये स्तंभों के सहारे लगे हुए थे, ऊपर आमलक था, ऊपर कलश लगाया गया है। ज़्यादातर मंदिर जो है नागर शैली के हिसाब से गुप्त काल में बनाए गए हैं। धन्यवाद।